2000 में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना के बाद से हम लोगों का काम बिल्कुल जो है कि 1-2 साल तो बिल्कुल ही नहीं था। अभी इसमें बूम नहीं आया है, अभी इसको हम लोग ने जीआई में लॉन्च किया है। अब जीआई में आने के बाद भारत सरकार इसमें कितना सहयोग करती है और क्या इसके लिए करती है, अलग से कुछ अगर करेगी तो मैं समझता हूं कि ये दोनों प्रोडक्ट और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। जीआई टैग ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये किसी जमीन की पहचान का प्रमाण पत्र है। ये बताता है ये चीज इसी मिट्टी की पैदाइश है। आज यूपी पूरे देश में जीआई टैगिंग में नंबर 1 है। और यही भारत के ओडीओपी के उत्पाद जीआई टैग लग करके पूरी दुनिया तक लोकल से ग्लोबल हो रहे हैं, आने वाले समय में और तेजी से बढ़ेंगे। मैं भी बनारस में हूँ। भारत के बहुतेरे ऐसे शहर हैं जहाँ का कोई ना कोई जो प्रोडक्ट है वो प्रसिद्ध है, और बीते 2 दशकों में उन प्रसिद्ध प्रोडक्ट्स को जीआई टैग देने की कवायद लगातार जारी है। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो काशी के जो आसपास के इलाके हैं और जो काशी के जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं उनको जीआई टैग देने की शुरुआत की गई। अब हम बनारस ये समझने के लिए आए हैं कि जिन प्रोडक्ट्स को बीते कुछ दशकों में यहाँ पर जीआई टैग मिला है उसमें आर्थिक किस तरीके से बदलाव हुए हैं, सामाजिक तौर पर क्या परिवर्तन हुए हैं, और जिन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है क्या उससे उसकी अर्थव्यवस्था बदली है या जो लोग उस काम में लगे हुए हैं उनके जीवन में किस तरीके का बदलाव आया है। ये समझने के लिए हम बनारस में हैं और हम इस रिपोर्ट में इसकी पड़ताल करेंगे कि जिन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है उन प्रोडक्ट्स का मार्केट किस तरीके से बीते कुछ सालों में बिल्ड हुआ है। पिछले 10 साल में बनारस जीआई टैग के सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभरा है। यहाँ के 32 प्रोडक्ट्स को अब तक ये टैग मिल चुका है, जिससे लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन जीआई टैग मिलने से सभी प्रोडक्ट्स की किस्मत नहीं बदली है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बनारस दौरे पर 21 प्रोडक्ट्स को जीआई सर्टिफिकेट बांटे और कहा कि जीआई टैग सिर्फ एक लेबल नहीं है बल्कि एक पहचान है। 2003 में भारत में जीआई टैग का कानून जो है वो लागू हुआ। उसके बाद जो पहला प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग मिला वो दार्जिलिंग की चाय पत्ती थी। दार्जिलिंग चाय के बाद ये सफ़र जो है लगातार जारी रहा, लेकिन 2007-8 की बात है जब बनारस की जो साड़ी है उसको जीआई टैग मिला। इसके पीछे जो व्यक्ति लगे हुए थे उनका नाम था डॉक्टर रजनीकांत, जो ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन जो है यहाँ पर उससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने बनारस साड़ी से इसकी शुरुआत की, लेकिन उसके बाद वो इस काम में इतने रम गए कि वे लगातार भारत भर में जो है प्रोडक्ट्स को जीआई टैग देने की जो कवायद चल रही है उसमें लगे हुए हैं। वो अभी तक 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिलवा चुके हैं। वो उसमें पूरे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसकी हिस्ट्री, ऑरिजिन और कौन से लोग उस काम में लगे हुए हैं उसका पूरा ब्यौरा तैयार करते हैं, और फिर जो चेन्नई की जो रजिस्ट्री ऑफिस है जीआई की वहाँ पे उसको सबमिट किया जाता है। फिर तमाम हियरिंग्स के बाद प्रोडक्ट्स को जो है वो जीआई टैग मिलता है। तो इसमें प्रमुख जो व्यक्ति हैं भारत में जीआई टैग को लेकर वो डॉक्टर रजनीकांत है, जिन्हें जीआई मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। काशी से जीआई की जो यात्रा हमने वर्ष 2007 में बनारस ब्रोकेट और साड़ी के साथ शुरू की थी, जिसे 2009 में जीआई का दर्जा मिला, आज की तारीख में बढ़ते हुए 32 तक पहुंच चुकी है। तो बनारस से सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं है, बल्कि यहां से 32 जीआई उत्पाद भी हैं, जिसके साथ में लगभग 20 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं और 25,500 करोड़ का सालाना कारोबार होता है। और कहने में गर्व हो रहा है कि काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद मतलब कई जीआई के प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें 200 से 300% तक उछाल आया है। और ये यात्रा यहां से शुरू हुई और उत्तर प्रदेश आज की तारीख में भारत में पहले नंबर पे 77 जीआई उत्पाद के साथ है और लगभग 25 उत्पाद प्रक्रिया में और शामिल हो चुके हैं, जिनकी प्रक्रिया चल रही है।
बनारस का जीआई टैग का सफर 2007 में शुरू होता है जब बनारसी साड़ी के लिए एप्लीकेशन फाइल की गई। रजनीकांत ने ही पहली एप्लीकेशन सबमिट की थी। तब से रजनीकांत ही काशी क्षेत्र के प्रोडक्ट्स को पहचान दिलाने की कोशिशों में लगे हैं, जिनमें गुलाबी मीनाकारी, लाल पेड़ा, शहनाई, बनारस की ठंडाई से लेकर लकड़ी के खिलौना तक शामिल है। हालांकि गुलाबी मीनाकारी कला को जीआई टैग मिलने से काफ़ी फायदा हुआ है। हमने अपने बचपन में देखा है कि कम से कम 200 से ज़्यादा परिवार इस काम को करते थे और 2012 आते-आते तो 20-25 लोग भी इस काम को करने वाले नहीं बचे हुए थे। फिर 2015 में हमारे जो है कि पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत जी के आशीर्वाद से इस कला को जीआई मिला और जीआई मिलने के बाद फिर तो इस काम को जो है कि धीरे-धीरे जब मोदी जी ने इस कला को जो है कि देखा और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इस कला को लेकर के गए, उन्होंने कमला हैरिस जी को जो है कि गुलाबी मीने के शतरंज दिए। एनएमएल मैक्रो जब बनारस आए हुए थे तो उनकी पत्नी जो है कि उन्होंने गुलाबी मीने के झुमके जो है कि लिए और बहुत से ही विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को जो है कि इन चीज़ों को गिफ्ट किया। तो उसके बाद इस कला का इतना ज़्यादा उठान हो गया क्योंकि हर किसी के पास में काम की बहुत ज़्यादा जो है कि डिमांड हो गई है, चाहे वो लाल पेड़ा हो, चाहे बनारस वुड लैकर वाले हों, चाहे हम लोग हों, चाहे सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क हो, हर काम में जो है कि उठान आया है। और मुझे लगता है कि इस समय बनारस और उसके आसपास के क्षेत्र में कम से कम हज़ारों करोड़ का जो है कि व्यापार है जो कि आता है जीआई के माध्यम से हर क्राफ्ट के पास में। भारत में बनी चीजें अब ग्लोबल ब्रांड बन रही है। आज यहां कई उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये किसी जमीन की पहचान का प्रमाण पत्र है। ये बताता है कि ये चीज इसी मिट्टी की पैदाइश है। जहां जीआई टैग पहुंचता है वहां से बाजारों में बुलंदियों का रास्ता खुलता है। आज यूपी पूरे देश में जीआई टैगिंग में नंबर 1 है। अब तक वाराणसी और उसके आसपास के जिलों में 30 से ज्यादा उत्पादों को जीआई टैग मिला है। वाराणसी का तबला, शहनाई, दीवार पर बनने वाली पेंटिंग, ठंडाई, लाल भरमा मिर्च, लाल पेड़ा, तिरंगा बर्फी, हर चीज को मिला है पहचान का नया पासपोर्ट जीआई टैग। यात्रा काशी से शुरू होकर काली पानी तक पहुंची। काशी से काला पानी, अंडमान निकोबार में भी 7 जीआई कराने का गौरव प्राप्त हुआ हमें। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ये सारे जो नॉर्थ ईस्ट के, आसाम के साथ जो सारे राज्य हैं जिसको प्रधानमंत्री जी अष्टलक्ष्मी कहते हैं, अष्टलक्ष्मी राज्यों में भी हमें वो अवसर मिला प्राप्त होने का, जिसमें अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पे है। 18 जीआई वहां ग्रांट हो चुके हैं और लगभग 34 की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन दूसरे नॉर्थ ईस्ट के राज्य भी काफी तेजी से काम कर रहे हैं। तो हम यही बार बार कहते हैं कि जीआई इज लीगल लोकल। जीआई कानूनी लोकल है जो पूरी दुनिया में वोकल होने के साथ में पहुंचेगा और भारत अपने स्किल से, अपने हुनर से, अपने ज्ञान से, अपने विज्ञान से पूरी दुनिया में जीआई टैग के उत्पादों के माध्यम से अपना परचम फहराएगा। जीआई टैग असली और नकली के बीच फर्क करने का भी सर्टिफिकेट है। बनारस के लाल पेड़ा को जब से टैग मिला है, शहर में लाल पेड़ा की कई दुकानें खुल चुकी हैं और हर कोई खुद को असली होने का दावा कर रहा है। और इस समय वर्तमान समय में इस लाल पेड़ा का जीआई हो गया है। जीआई की वजह से और लोग भी इसको जानने लगे हैं लाल पेड़ा को। पहले बनारस में बहुत कम लोग ही जानते थे लाल पेड़ा को, क्योंकि लाल पेड़ा केवल वही लोग जानते थे जो कि यूपी कॉलेज में तो पढ़ा है या तो यूपी कॉलेज का कोई संबंध है, वही लोग जानते थे। लेकिन जीआई होने के बाद अब अधिकतर लोग इसको जान गए हैं
और पहले से लोगों का रुझान भी हो गया। लोग बाहर से आते हैं तो पूछते भैया आपकी दुकान कहाँ पर है, लोग फोन करते हैं तो उनको बताया जाता है, तो लोग आते भी है, कुछ लोग मंगवाते भी है। दिल्ली वगैरह, दिल्ली जो है, कलकत्ता, कई जगह से लोग आते जाते हैं, लेकर जाते हैं। जीआई के हिस्ट्री और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए एक पूरा रिसर्च की टीम हमारी काम करती है पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में। जो प्रोडक्ट बहुत प्राचीन है, जिनके एग्जिस्टेंस करीब 100-150 साल पहले के होते हैं, उसकी ओरिजिन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, मेथड ऑफ प्रोडक्शन और बनाने की ह्यूमन स्किल क्या है, उसमें लोग कौन है, मानव कौशल क्या लागू है, कृषि के उत्पाद है तो उसका सॉयल, वाटर, एग्रीकल्चर, क्लाइमेटिक कंडीशन साथ में क्या लिंकेज है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जीआई का सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक लिंकेज होना चाहिए, इन्वायरमेंट के साथ लिंकेज होना चाहिए, उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन के साथ में कैसे जुड़ा है। इन सारी चीजों को जब हम लोग मिलाते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसकी रिसर्च के डॉक्यूमेंट को देखते हैं, हिस्टोरिकल एविडेंस को देखते हैं। हमने तो कई जीआई में वेदों को, उपनिषद को, महाकाव्य को, रामचरितमानस के रेफरेंस को, मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य को हमने कोट किया है। हमने चाणक्य के कौटिल्य के अर्थशास्त्र को हमने तमाम जगहों पे कोट किया है। ये जो एविडेंस होते हैं ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और इसलिए प्राचीन ग्रंथों से लेकर के और आधुनिक विज्ञान तक जितने रिसर्च पेपर हैं वो सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। क्योंकि जीआई रजिस्ट्री चेन्नई में है, वो एविडेंस की बात करती है, प्रमाण की बात करती है, उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। कि विगत 7-8 वर्षों से जीआई रजिस्ट्री ने बहुत तेजी से काम करना शुरू किया है, और भारत की बौद्धिक संपदा, मतलब ये संख्या बड़ी कम थी, और इधर 8-10 वर्षों में जीआई के फाइल करने से लेकर के 4-5 वर्षों में तो बहुत ही तेजी आ गई है। और जो पहले हर वर्ष 20, 18, 15 जीआई ग्रांट हुआ करते थे, अभी तो 55, 60, 70, 80, 150 तक जीआई ग्रांट हुए हैं। और हमें विश्वास है कि इस वर्ष भी जो है लगभग 150 से अधिक जीआई वो ग्रांट होंगे। बनारस के काफी सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग तो मिल गया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। लकड़ी से बने खिलौने बनाने वाले रामेश्वर सिंह का कहना है कि टैग के अलावा जमीनी स्तर पर कारीगरों को मदद करने के लिए पैकेजिंग को अच्छा बनाना काफी जरूरी है, ताकि सामान की सही कीमत मिल सके। 2014 में भारत सरकार द्वारा इसका जीआई हुआ, और जीआई होने के बाद में हमको एक मंच मिला, और उस मंच के माध्यम से हम पूरे देश और दुनिया में अपने बनारस वुडन टॉयज़ को लोगों को बताया। और वहाँ पर जाने के बाद में मंच से हम लोग को बहुत ज़्यादा लोगों को इसको अच्छा लगा। और साथ साथ में हमारा जो कला जो बनारस में खाली बनारस साड़ी की बात होती थी, लोगों ने समझा कि ये बनारस का वुडन टॉयज़ है, हमको मालूम ही नहीं था। उस मंच के माध्यम से लोगों को मालूम हुआ, और हम लोग को ऑर्डर प्राप्त हुआ। ऑर्डर प्राप्त होने के यहाँ पे लोगों को खुशहाली इस चीज़ की हुई कि ऑर्डर जो कम आता था, जीआई होने के बाद में ऑर्डर बहुत ज़्यादा आने लगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय योगी जी से हमारी ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि अगर हमको माल देश से विदेश बेचना है तो हमको मानक को पूरा करना पड़ेगा। जैसे कि लकड़ी में कितना % पॉइजन है जो पानी निकलता है, लकड़ी सुखाने की मशीन होनी चाहिए जो कि लकड़ी की मूवमेंट ना हो, और वो प्रोडक्ट जो हमेशा ऐसा रहे। और जो कलर हम लोग लगाते हैं उस पर कलर टेस्टिंग लेबोरेटरी यहाँ होना चाहिए, जिससे कि हम उनको सर्टिफिकेट दे सकें। और चौथी है कि बहुत अच्छे ढंग से उसको माल को बनाते हैं, बहुत सुंदर लगता है, हम उसी पेपर में लपेट के ऐसे दे देते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। हम चाहते हैं कि उसको अच्छी से पैकेजिंग करके, जिससे हमारे कारीगर भाई को अच्छा से अच्छा पैसा मिल जाए, और जो प्रोडक्ट लेके जाए उनके यहाँ सुरक्षित पहुंच जाए, और जिसको देना हो गिफ्ट भी अच्छे से उसको गिफ्ट दे सके। रजनीकांत ने बनारस के उन प्रोडक्ट्स की तलाश की है जिसका प्रचलन शहर में लगातार कम होता चला गया, जैसे कि तिरंगी बर्फी, जिसका इतिहास आज़ादी की लड़ाई से जुड़ता है। बनारस की जो तिरंगी बर्फी है, सन 47 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद बनारस के जो बहुत प्राचीन दुकानदार हैं यहाँ के राम भंडार के, उन्होंने आज़ादी के बाद तिरंगी बर्फ़ी, जो कि आज़ादी का कलर है उसमें, उसको लेकर के तिरंगी बर्फ़ी बनाया। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये प्रचलन से लुप्त होता चला गया, और इसको लोग एक तरह से सिर्फ मिठाई मान लिए। लेकिन इसके बाद फिर इसकी प्रगति थोड़ी हुई, और आज जब ये जीआई में आ गया है तो अभी दिल्ली के मेले में इसका प्रदर्शन भी किया गया, तो उससे इसकी
प्रगति बढ़ने की पूरी उम्मीद है। ऐसा नहीं कि अभी बहुत ज़्यादा इसमें बूम आ गया हो, लेकिन आने की पूरी संभावना है। और इसके अलावा कौन सा प्रोडक्ट, जैसे आपने ठंडई के बारे में बताया, एक बनारस की ठंडई के बारे में मैंने आपको बताया, उनको बताया कि बनारस में पहले घर घर में ठंडई बनती थी। लोग, यहाँ के लोग ठंडई के इतने शौकीन थे कि अपने घर में ही ठंडई बनाते थे, जिसमें कि केसर, गुलकंद और मेवा ये सब डाल करके ठंडई का मिश्रण होता था, और लोगों ने तरह तरह की ठंडई बनाई। और जब से जीआई हुआ है तब से ठंडई की और कीमत में बढ़ोतरी हो गई है। भारत में भले ही जीआई टैग दिलाने की लहर चल रही हो, जिसमें भारत सरकार 10,000 प्रोडक्ट्स को टैग दिलाने की कवायद में लगी है, लेकिन कारीगरों की शिकायत है कि बड़े स्तर पर ये लोगों को फायदा नहीं पहुंचा पा रही है। और जीआई से डायरेक्ट अभी तक बुनकरों को कोई लाभ ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर देखा जाए कि कुछ जगहों पे जैसे एग्जीबिशन वगैरह में कुछ उसका लाभ मिल जाता है, जो उसके मेंबर होते हैं उनको कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ एग्जीबिशन में कहीं स्टॉल लगता है, इन सब जगह फायदा हो जाता है। लेकिन अगर इसकी बिक्री या उत्पादन को लेकर देखा जाए या इससे कोई नई इन्वेंशन, तो इन सब तरह का कोई लाभ अभी तक जीआई से बनारस और बनारस के कपड़े को या बनारस से जुड़े उत्पाद को अभी तक देखने को नहीं मिला है। बीते कुछ सालों में जीआई महोत्सव और ट्रेड एक्सपो में जीआई टैग प्रोडक्ट्स के अलग अलग स्टॉल लगने शुरू हो गए हैं, जिसने बिजनेस में थोड़ा बहुत इजाफा तो किया ही है। जीआई महोत्सव हो रहे हैं, अलग अलग जीआई के एग्जीबिशन में स्टॉल फ्री में दिए जाते हैं, तो ये बड़ा व्यापक होता जा रहा है। और नतीजा उसका यह है कि छोटे छोटे बुनकर, शिल्पी, कारीगर, किसान अपने उत्पाद को लेकर सीधे मेले में, प्रदर्शनी में पहुंचते हैं और सीधे बिक्री करते हैं, ऑर्डर मिलता है। और ये जो सीधा संवाद उनका होता है, तो भोक्ता को असली सामान मिलता है, उत्पादन करने वाले को सीधे पैसा मिलता है। जीआई असली और नकली में पहचान करने का एक कानूनी टूल्स है। भारत में जीआई प्रोडक्ट्स के साथ जो दिक्कत है वो ये है कि एक बार प्रोडक्ट्स को जीआई टैग तो मिल जाता है, लेकिन उससे जुड़े लोगों को उस जीआई टैग का कैसे इस्तेमाल किया जाए वो नहीं पता होता है। लेकिन यानी कि जो प्रमोशन है या जीआई के पोस्ट रजिस्ट्रेशन के बाद का जो प्रोसेस है, उससे लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो जब मैंने तमाम लोगों से बात की जिन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, उनका यही कहना है कि मार्केटिंग में सरकार को जो है वो सुविधाएं दी जानी चाहिए। पैकेजिंग जो है प्रोडक्ट्स का, उस पर काम किया जाना अभी बाकी है, तभी जीआई टैग का जो है बड़े स्तर पर लोगों को फायदा होगा। लेकिन काशी का जो पूरा इलाका है, इसमें 32 प्रोडक्ट्स को जो है वो जीआई टैग मिला है और उत्तर प्रदेश के 77 प्रोडक्ट्स को जो है अभी तक जीआई टैग मिला है। अभी कुछ प्रोडक्ट्स पर और काम जारी है। डॉक्टर रजनीकांत ने हमें बताया कि जब इतने सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल रहा है, तो इससे लाखों की संख्या में लोग जो इस काम में जुड़े हुए हैं, उनकी अर्थव्यवस्था में जो है वो आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले सालों में किन और प्रोडक्ट्स को जो है वो जीआई टैग मिलता है और उससे ग्राउंड पर जो है, जमीनी स्तर पर जो है वो किस तरीके के बदलाव होते हैं। बनारस से कृष्ण मुरारी की रिपोर्ट।